खुशामदीद नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, एक शायर ने कहा था कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सज़ा न देकर अदालत बिगाड़ देती है। नाजरीन, ये राहत इंदौरी का वो शेर था कि राहत इंदौरी ने इस शेर में ये एक बात कही थी कि सज़ा न देकर अदालत बिगाड़ देती है। यानी कई ऐसे मामलात होते हैं जहां पर उम्मीद होती है कि अदालत का फैसला मुजरिमों को सज़ा देगा, आरोपियों को सज़ा देगा, लेकिन ऐसा फैसला आ जाता है जिसे हम देखकर सुनकर अचंभे में पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही फैसला 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट के मामले में निकल कर आया, जिससे पूरी दुनिया सख्ते में रह गई। खासकर वो लोग जिनके लोग मालेगांव बम ब्लास्ट में मारे गए थे। जुमा का दिन था, नमाज पढ़ने के लिए नमाजी आए हुए थे और अचानक एक बम ब्लास्ट होता है जिसमें बहुत सारे मासूम बेकसूर लोगों की मौत हो जाती है और 17 साल के बाद कोर्ट का फैसला आता है और जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था वो लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा है। आज हमारी डिबेट का उन्वान यही है। मेरे साथ नाजरीन इस वक्त महाराष्ट्र की मुख्तलिफ रियासतों से, मुख्तलिफ इलाकों से, माफ़ कीजिएगा, 3 शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर हमारे पैनलिस्ट को देख रहे हैं। मैं बारी बारी हमारे पैनलिस्ट का तारुफ आपसे करा दूँ, उनका परिचय आपको दे दूँ। मेरे साथ सबसे पहले करीम सालार साहब मौजूद हैं, एक्स डिप्टी मेयर जलगांव है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। साथ ही साथ मेरे साथ फारूक शेख साहब मौजूद हैं जो कि अध्यक्ष है मनियार बिरादरी के, और जलगांव में जो मनियार बिरादरी है उनके अध्यक्ष है। फारूक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ शान हिंद, नाम ही इतना प्यारा है माशाल्लाह, शान हिंद मैम मेरे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट है मालेगांव नासिक समाजवादी पार्टी से। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नाज़रीन, इस वक्त ये 4 पैनलिस्ट महाराष्ट्र के जलगांव और मालेगांव जैसी इलाकों से जुड़े हैं और इनकी बारीकी की नज़र रही है मालेगांव बम ब्लास्ट पर, काफ़ी अच्छा रिसर्च रहा है। इन्हीं से आज चर्चा होनी है इस विषय में। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ें, जैसे कि हमारे कार्यक्रम का एक नियम है, उस नियम को फॉलो करते हुए इस रूल्स को आप अपनी स्क्रीन पर देखें। इस पर लिखा है कि सभी पैनलिस्ट से अनुरोध है कि दिए गए विषय पर ही चर्चा करेंगे। कोई भी पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। कोई भी पैनलिस्ट किसी भी जाति, धर्म, समाज पर अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा। यदि पैनलिस्ट को अपने विचार व्यक्त करने हैं तो अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सभी पैनलिस्ट भाषा की मर्यादा का ख्याल रखेंगे। तो ये थे नाजरीन हमारे कुछ नियम हैं जो हम सबको फॉलो करने हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बता दूं कि आज की हमारी चर्चा 2008 में जो मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था उस पर हमारी चर्चा है। और इस चर्चा में आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले हमारे डिप्टी मेयर करीम सालार साहब के पास जाना चाहूँगा और उनसे जानना चाहूँगा, करीम सालार साहब, जो ये फैसला कोर्ट का आया है, अदालत ने जो ये फैसला दिया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या वो लोग, वो परिवार जिनके लोग बम ब्लास्ट में मारे गए थे, उनके साथ न्याय हुआ है 17 साल के बाद? क्या उनकी रूहों को सुकून मिलेगा जो लोग मारे गए थे? इस विषय में क्या कहेंगे आप? ये बड़ा ही हैरतनाक और बड़ा ही एक सवालिया निशान वाला फैसला हुआ है। और ना सिर्फ मैं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी अमन पसंद शहरी हैं या जो भी हमारे इस मुल्क की शांतता को और इसकी एकात्मता को टिकाना चाहते हैं, ऐसे छोटे बड़े सभी लोग जो है इस फैसले से बड़े अचंभित हैं। ये नहीं लगता था कि 17 साल के बाद इस तरीके से फैसला आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुए हैं और जिस तरीके के सवालात जो हुए हैं, इन 17 सालों के अंदर जो कुछ भी देखने को मिला है बड़ा हैरतनाक है। देखिए, जज साहब का ड्यू रेस्पेक्ट कि उन्होंने जिन चीजों को लेकर के इन सबको बरी किया, तो असल में एटीएस ने जिस किस्म के अपने सबूत जोड़े थे और शहीद हेमंत करकरे साहब ने इस केस को जिस तक लाया था, ऐसा नहीं लगता था कि इससे कोई बचेगा। और ये जाहिर सी बात थी कि ये तमाम सबूतों की बुनियाद पर इन लोगों को सजा मिलेगी जिन्होंने जो कुछ भी ये बम ब्लास्ट किया है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि शायद इन लोगों को भी ये लग रहा होगा, ये जज के जो फैसले आए सामने एनआई के, कि मैं बेकसूर हूं, ये फैसला हुआ वरना मैं अपने जुर्म का इकबाल करने वाला था। क्या बात है, साबिर जाहिद का ये शेर याद आ गया, क्योंकि जिस तरीके से सवाल पूछे गए हैं कि वो 100 नहीं थे, वो 95 जो है तो जख्मी थे, इतना कौन सा बड़ा फर्क है 95 और 100 में जख्मियों में? उसमें ये कहा गया हाँ कि भाई ये जो मोटरसाइकिल है
इसका कोई सबूत नहीं है कि ये मोटरसाइकिल जो है ये प्रज्ञा साध्वी की है। अच्छा। अगर वो प्रज्ञा साध्वी की नहीं है, 2 साल पहले बेची थी, उस मोटरसाइकिल को हाजिर करके बतलाते थे कि ये मोटरसाइकिल वो नहीं है जो ये मोटरसाइकिल है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी मालूमात के हिसाब से इस पर एटीएस ने जो तहकीक की थी कि जिस तरीके से सबूत मिटाए गए थे, कंपनी से पूछा था कि ये मोटरसाइकिल किसकी है, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि ये मोटरसाइकिल प्रज्ञा साध्वी की है, अच्छा। जिसका उन्होंने इनकार किया। देखिए, दहशतगर्द हमले जो होते हैं उसके बहुत सारी रीजंस होते हैं दुनिया के अंदर। काले गोरे के अंदर जो है तो इस तरह के मामला होते हैं। न्यूजीलैंड के अंदर एक तरफिरे इंसान ने मुनाफरत की बुनियाद पर इस्लाम के मानने वालों को गोलियों से भून दिया। जी हाँ, मस्जिद में। आपके समझौता एक्सप्रेस के अंदर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, सही। उसके अंदर कई लोग शहीद हुए। इसके पीछे कई मुनाफरत होती है। 26/11 का हमला पाकिस्तान की तरफ से जो कसाब ने किया, उसके साथियों ने किया, तो ये मुल्क के अंदर ये बैरूनी लोग या इंटरनेशनल लेवल की साजिश भी हो सकती है कि हमारे मुल्क की तरक्की को, अमन को रोका जाए, हमारी बाहमी इत्तेफाक को, इत्तेहाद को तोड़ा जाए। ये भी रीजन होती है। या पर्टिकुलर किसी, अब एक त्यौहार है, जाहिर है कि मुस्लिम समाज वहां पर है, और मुस्लिम समाज को टारगेट करके करने वाले ये मुस्लिम नहीं है, बल्कि जिन पर इल्जाम रखा गया वो हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं। जी। और जिस तरीके से सारी बातें सामने आई तो उसको देख के इतना अफसोस हुआ। और खास तौर से मैंने इससे पहले भी मेरे एक बाइट में कहा कि जिस वक्त ये जो रेलवे बम ब्लास्ट के अंदर जो बेकसूर उसके मुल्जिमीन थे, जब उनको बरी किया गया तो उनको कोई सबूत नहीं मिला था। कोई सबूत ना मिलने पर उनको छोड़ा गया। इनके पास में सबूत थे। हम्म। एनआई के ताबे में देने के बाद जब नई हुकूमत आई 2014 में, और जब एटीएस से निकाल करके तपास यंत्रणा हमारे शहीद करकरे के पास से निकलकर उनके बाद में इनके पास में आई, तो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी उसको यकसर नौ बिल्कुल जो है तो खत्म कर दिया गया, और मोको का भी हटा दिया गया। जी। जो मेहनत से पूरे डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूरे जो हमारे यहां पर जिसको मान्यता है कोर्ट के अंदर, ऐसे सबूतों को भी मानने से इनकार कर दिया गया। जबकि सब जानते हैं कि अभिनव भारत के ऊपर कर्नल पुरोहित और इन लोगों का किस तरीके से प्लान हुआ था। इनके संभाषण सुनाए गए, फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर उनकी खबर आई, उसका रिपोर्ट आया कि सब मिले हुए हैं। लेकिन जज साहब का यह कहना कि ये तो किसी ने देखा नहीं कि बम किसने रखा था, किसने बनाया था, मैं समझता हूं कि ये एक मजाक है कानून के साथ जिस पर हम सवाल उठा रहे हैं। मेरी अफसोस की बात दूसरी ये है कि जब महाराष्ट्र के सीएम से पूछा गया कि भाई मालेगांव के बारे में आपका क्या रिएक्शन है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी रियासत के राजा, जिनकी आंखों पे इंसाफ की पट्टी जैसी बंदी होनी चाहिए थी, जो राज धर्म के एतबार से ये कह सकते थे कि जिस तरीके से हम रेलवे कांड के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इस मामले के अंदर भी हम ऊपर की कोर्ट पे जाएंगे, ताकि अवाम के दिलों में जो सवालात है, जो भरम है, जो क्वेश्चन मार्क है, वो किसी तरीके से साफ हो और लगे कि ये हुकूमत हमारी संविधान के ऊपर चलती है, ये किसी जात धर्म के नाम पर नहीं चलती। सही। अफसोस, उन्होंने ये कहकर ये साबित किया कि उनके मन में क्या है। उनका कहना कि हिंदुत्ववादी कभी जो है तो मतलब आतंकवादी नहीं होता। अब साहब, जो कुछ भी वाकयात इस मुल्क में खास तौर से 14 के बाद हुए हैं, और आजादी के वक्त में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो गोडसे कोई मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन नहीं था। जो दहशतगर्दी के मामलात हुए, जो मॉब लिंचिंग्स हुई, ये किन लोगों ने की? वो भी मुस्लिम नहीं थे। बिल्कुल। जो बम ब्लास्ट हुए, रेल के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ, उसके भी एनआई के अंदर कोर्ट में जब चला मामला, उनको भी बरी कर दिया गया। जबकि ऐसे ही कहा जाता है कि सबूतों के अभाव पर यह छोड़ा गया। इस केस में मैं अगर ये कहूं कि मालेगांव केस के अंदर सबूत मौजूद थे, लेकिन एटीएस से निकालकर एनआई को दिया गया और वहां से पूरा के पूरा मामला चेंज कर दिया गया। अचानक जो 164 के अंदर कन्फेशन लिया जाता है विटनेसेस का, उसमें एनआई ने दोबारा उनके जवाब लेना, इसकी कानूनी पोजीशन क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं इतना जानता हूं, एक मर्तबा मैजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई विटनेस अपना जो है तो कन्फेस करता है, अपने जवाब को वहां पर अकेले में उसको लिख कर देता है, एफिडेविट करता है, तो उसको नहीं बदला जाता। लेकिन एनआई कोर्ट जो नीचे की कोर्ट होती है, उसने जो है तो इसको जो है तो कन्फेस को भी बदल दिया, और उनके बयानात लेकर जो बयानात दिए गए वो आपके सामने है। अगर ये सवाल सामने आता है कि अगर ये
इन्होंने नहीं किया। साध्वी प्रज्ञा इसमें शामिल नहीं है। जी साध्वी प्रज्ञा इसके अंदर अगर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कर्नल पुरोहित साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर साहब एक पर्टिकुलर समाज के लिए ये अमल किसने किया? 17 साल में इन लोगों ने ये भी हासिल नहीं किया। ठीक। एक वाकया 26/11 का हमारे सामने आया कि एक ऐसा इंसान जिसने के इस मुल्क के अंदर जो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की एक साजिश रची गई थी, सबूत के साथ हुकूमत के सामने रखा। और बदकिस्मती है या उस पर भी सवालिया निशान है जो कि ऐसे मुशर्रफ साहब ने उठाए हैं कि हु किल कर करे, उसके सवाल के जवाब ना हुकूमत ने दिए न किसी जिम्मेदार ने आज तक दिए हैं। वो भी क्वेश्चन मार्क है। वाई कर करे वाज किल, उसका लिंक अगर हम यहां पर रखें कि वो ऐसे लोगों की गर्दन तक पहुंच गए थे सही बात। जिससे देश के अंदर एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा विस्फोट होता था। और उस मामले को लेकर के इस मुल्क के अंदर अंडरग्राउंड जो साजिशें चल रही थी, जो एक बेबुनियाद किस्म का इस सेकुलरिज्म को तोड़ने की साजिशें चल रही थी, उस शहीद ने उसको ओपन करने का जो काम किया था, ये हमारे आज लिए उस पर भी ये क्वेश्चन मार्क है। हमारे लिए और जी साहब। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के लिए सोचने का मुकाम है कि अगर हेमंत करकरे बेशक बेशक साहब, बेशक। जिंदा होते तो जी शायद साहब, इसका फैसला ये कुछ निकाल कुछ और लगता था। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक आज बेशक, सवालिया निशान बिल्कुल है हम सबके लिए। चलिए मैं बेशक साहब, फिर बिल्कुल आपके बिल्कुल। पास फिर से आऊंगा। मैं जी मैं इस वक्त जी ये हमारे साथ शान हिंद मैम मौजूद हैं, एक सीनियर लीडर है समाजवादी की, नासिक जलगांव से मालेगांव से ताल्लुक भी रखती हैं। मैम आप कैसे देख रहे हैं कोर्ट के इस फैसले को, जिस तरह से हमारे डिप्टी मेयर करीम साहब ने कहा है कि इनकी नज़र में ये फैसला ऐसा, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? जब 2008 में ब्लास्ट हुआ तो हमारे लिए तो हैरान कुन बात थी। मैं आपको साइकोलॉजी मालेगांव के लोगों की बता रही हूँ, क्योंकि 2006 में जो पहला ब्लास्ट हुआ, हम लोग बचपन से देखते आए कि बड़े शहरों में ब्लास्ट होते हैं, ट्रेन में होते हैं। यहाँ हमारे यहाँ ना ट्रेन है ना प्लेन है, और हमारे लिए बड़ा हैरान कुन वाकया था। उसके बाद जब दोबारा 2008 में ब्लास्ट हुआ भिक्कू चौक में, तो हम लोग फिर से बहुत ये हो गए कि भाई हम कहाँ इतने बड़े शहर में रहते हैं। हम जिस शहर में रहते हैं वो इंतहाई पसमानदा है, और यहाँ अकलियत की आबादी अक्सरियत में है। सही। आप ये समझ लीजिए कि 77% जो है वो अकलियत की आबादी अक्सरियत में है। इसलिए हम जो बुनियादी सहूलतों से हम महरूम शहर था, वहाँ बम ब्लास्ट हो जाना ऐसा लगता था कि बड़ी बात है। और उसके बाद जो हम लोगों को इंकशाफ हुआ, पहली बात तो ये थी कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। 2006 में जो ब्लास्ट हुआ, उसमें जो मुलजमीन थे वो शहर के लोग ही माने गए। यहाँ पे साथी निहाल अहमद साहब ने, जब तक वो लोग जो 2006 के गिरफ्तार शुदगान थे उनकी रिहाई नहीं हुई, तब तक बेमुद्दत हड़ताल किया था। रोज़ाना जो है वो हड़ताल होती थी। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सबसे लंबी चलने वाली तहरीक में उस हड़ताल का नोन की जाएगी, उसकी तारीख रहेगी। उसके बाद जब 2008 में ये ब्लास्ट हुआ तो हमारे लिए बहुत हैरान कुन बात थी। उसके बाद जब ये समझ में आया, एक नई थ्योरी लोगों के समझ में आई, उसमें ये आया भगवा धारी। भगवा धारी का मतलब ये नहीं था कि वो किसी जात से मुलविस लोगों के बारे में बोला गया था। आप अगर आज देखेंगे कि 31 जुलाई को जो फैसला हुआ, तो कोर्ट में जो मुलजमीन आए हुए थे, जो 7 मुलजमीन थे जिनको एक्यूज बनाया गया था, उन्होंने भगवे रंग के कपड़े पहने हुए थे ज्यादातर लोग, इसलिए उसको भगवाधारी बोला गया था। उसको किसी के धर्म के साथ नहीं जोड़ा गया। भगवाधारी का और मतलब दूसरी ये होता है बात, ना कि धारण करने वाला, धारण करने वाला। पहना हुआ है। अब इसके पॉलिटिकल उसमें एक अलग निकल आया कि जहाँ भगवाधारी वहाँ हराधारी, ये सब पॉलिटिकल लोगों का मामला था। उसके बाद जब वो इन्वेस्टिगेशन चला, एक नया कंसेप्ट आया दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने, कि सिर्फ जो है एक तबके के लोगों को मुलजमीन बनाया जाता है, मुजरमीन बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। ये हेमंत करकरे साहब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पहली बार बताया। और मालेगांव का जो मामला था, ये एमपी से लेकर उत्तर प्रदेश तक इसके लिंक जुटे, यहाँ से लेकर कश्मीर तक। जो जनरल पुरोहित थे उनके बारे में ये कहा गया था जो इन्वेस्टिगेशन में था कि उन्होंने कश्मीर से आरडीएक्स लाया और वो किसी चतुर्वेदी के यहाँ रखा। अभी आप अगर कोर्ट का जजमेंट देखेंगे, उसमें भी उन्होंने इस बात को कोर्ट ने माना है कि चतुर्वेदी के जो आश्रम था या जो उनकी ऑफिस थी,
वहां सबूत मिले हैं कि वहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है कि वहां आरडीएक्स थे। तो आप ये जानिए कि कोर्ट ने इस बात को माना कि वहां आरडीएक्स थे। ये जो टेक्निकल मिस्टेक हुई है, ये टेक्निकल मिस्टेक इसलिए हुई कि एनआईए जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है, जहां पे आप देखेंगे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और आईएफएस ऑफिसर जो अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। मैं देखती हूँ कि 17-17 साल ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के तरह ट्रीटमेंट मिलता है, इनको फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन उसके बावजूद वो एक मुलजिम को मुजरिम बनाने के इतना सबूत जमा नहीं कर पाते। आप सबसे बड़ी बात ये क्या करते हैं 17 साल? अगर हम ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान बहुत डेवलप्ड हो गया है, आज हम सुपर पावर हो गए, लेकिन 17 साल में हम एक बम ब्लास्ट के मुजरिमों को मुजरिम बनाने के इतना भी हम सबूत नहीं जमा कर पाते। ये हमारी गलती है। दूसरा ये मैं यहाँ पर मैं माजरत चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि हमारे पत्रकार साहब जितने भी जो सहाफ़ी हैं मुंबई के, ये लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, किसी क्राइम की डिटेक्शन होती है, जब पकड़ा जाता है नारकोटिक, तो ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि पुलिस वालों ने 30 साल 35 साल बाद भी आरोपियों को पकड़ा है। लेकिन ये एनआई जैसी हमारी जांच एजेंसियां, बिल्कुल बिल्कुल जो 17 साल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उससे इतनी चूक होती है, जहां पे ऐसे लोगों को, जो पहले ही बात है कि यूपीएससी में काबिल लोग चुने जाते हैं, उन काबिलियत वालों में से भी काबिल लोगों को एनआईए में चुन के रखा गया, सही बात। उसके बावजूद उनसे इतनी कोताही होती है। अच्छा, एक बात जो है कि इस बात को कोर्ट ने माना कि हम ये जो एक्यूज्ड थे, इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग सस्पेक्शन था। अच्छा। इस बात को कोर्ट ने माना। आप अगर देखेंगे जस्टिस लाहौटी का फाइंडिंग्स, तो उसमें बिल्कुल ये बात को आया किया गया है कि इनके ऊपर, एक्यूज के ऊपर स्ट्रॉन्ग सस्पेक्शन था। बस ये है कि 2014 के बाद जो सियासत में तब्दीली आई, जो सरकारी वकील थे उनका बयान कि हमारे ऊपर दबाव आ रहा है कि जानिबदारी से सबूत और कोर्ट की कार्रवाई चलाई जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि 40 से ज़्यादा जो गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए। और हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि मॉब ने, जब सरकमस्टेंसेस जो एविडेंस जमा किए जाते हैं, उस वक्त लोगों में गुस्सा था, रमज़ान का महीना था, जुमा का दिन था, और वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वो ये बताया गया कि जो सरकमस्टेंसेस एविडेंस थे वो पूरी तरह फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जमा नहीं कर पाए। जो इसमें जो टेम्परिंग हुई है, उसमें एक बड़ी वजह लोगों को ही बताया गया, मालेगांव के। आप देखेंगे कि 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जख्मी हुए, 6 लोग शहीद हुए, जिसमें एक मासूम बच्ची जो सिर्फ 6 साल की थी वो भी शहीद हुई। लेकिन नतीजा हमको, अगर ये करीम सालार साहब कह रहे थे कि चौंका देने वाला है, तो हमारे पास इससे पहले, इसे मालेगांव के जख्म को 2019 में ही, जब वो उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को इलेक्शन में टिकट दिया और चुनने के दिए, वो हमारे लिए, वो जख्म हमारे लिए इतना बड़ा था, इसलिए ये फैसला हमारे लिए चौंकाने वाला नहीं था। क्योंकि आज फैसला हुआ है 2025 में कि वो बेगुनाह, वो लोग जो हैं वो सबूतों के अभाव की वजह से छूट रहे हैं, बेगुनाह नहीं छूटे। लेकिन इसका फैसला तो 2019 में कर लिया गया था बड़ी पार्टी ने। ठीक है, चलिए मैं फिर आऊंगा मैम आपके पास। मैं अब इस वक्त जाना चाहूंगा, हमारे साथ फारूक शेख साहब है, मनियार बिरादरी के सदर है। फारूक साहब, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? दोनों बुजुर्गों ने, अलहाज करीम सालार साहब ने और मैम ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, बता भी दिया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कोर्ट ने जो कंक्लूजन दिया है अपना, उसमें जो कहा है कि सबूतों के अभाव से इनको बरी किया जा रहा है, तो अब इसमें सच्चाई क्या है यह हमको जानना पड़ेगा। क्या ये निर्दोष है, या कोई राजनीतिक दबाव है, या फिर जांच में लापरवाही है, या जानबूझकर छोड़ा गया? मेरे ये जो सवालात है, ये उस एनआईए से लेकर हमारे संविधानिक पद पर बैठने वाले उन बड़े नेताओं से है, जो इतनी आसानी से कह रहे हैं संविधान पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री। क्या कम से कम उस शख्स ने सोचना चाहिए था कि ठीक है, ट्रायल कोर्ट का डिसीजन ये, नॉट ए अपील कोर्ट का डिसीजन है। जबकि ट्रायल कोर्ट में जब चार्जशीट दायर होती है, तो ट्रायल कोर्ट के चार्जशीट में एनआईए हो, एटीएस हो, लास्ट की चार्जशीट के नीचे लिखे रहता है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है और इसमें सप्लीमेंट्री हम जो भी देना है देंगे। यानी आखिरी 313 के स्टेटमेंट होने तक
उसमें अपनों को पुरावे दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। अब जो बात सामने आई, क्या 17 साल तक एनआईए ने जो 2016 में जो पुरावे थे, जो एविडेंस थे, वो निकाल लिए थे उलट। जब भी हमको समझ में आ गया था कि ये एनआईए अपने एविडेंस निकाल रही है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, और बता रही है कि इससे हमारे को कोई ये नहीं है। और यहीं पर वो हुआ कि एटीएस और एनआईए ये दोनों के, एटीएस के जो फुलफिल था, लेकिन आपको पता है कि एनआईए पे पूरा का पूरा कंट्रोलिंग सेंट्रल का रहता है। और 2014 के बाद हमारे पास ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो ईडी, सीडी, एनआईए, सीबीआई हर चीज उनके अंडर में, इसके लिए हुआ। तीसरा था कि इसमें पता नहीं चला कि शिकार कौन था, शिकारी कौन था और अपराधी कौन था। दोनों की पहचान धुंधली हो गई है। समाज में कौन सही है और कौन गलत, यह तय करना मुश्किल होता जा रहा है। इसमें आम जन, यानी हमारे जैसे जो आम जन है, सर्वसामान्य नागरिक, वो भ्रम और उनमें असुरक्षा बढ़ रही है। और खास बात करके ये है कि आपने देखा कि आपका मालेगांव का बम ब्लास्ट हो, हमारा 11 जुलाई 2006 का ट्रेन का बम ब्लास्ट हो लोकल का, या फिर 26/11 का हो। लेकिन अभी हमारे सामने ये 2 फैसले आए हैं, 3 फैसले आ गए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सबको बाइज्जत बरी कर दिया। वही मकोका की ट्रायल कोर्ट ने हमारे जो बच्चे थे जो 11 जुलाई 2006 के बम लोकल में, उनको मुंबई ट्रेन के, उनको 5 जन को डायरेक्ट हैंग यानी फांसी दी थी और 7 जन को जन्मठेप दिया था। उसके ऊपर अपीलेट में गए थे और हाई कोर्ट ने माइनॉटली हर एक पॉइंट, जो ट्रायल कोर्ट जजमेंट देती है उस कोर्ट के पॉइंट को लेके पूरी के पूरी उसने जजमेंट दिया है, ताकि उसमें कोई तरह का ये ना रहे। और सुप्रीम कोर्ट उसमें इंशाअल्लाह 101% जो हाईकोर्ट का फैसला है उससे पूरी के पूरी सहमत रही। लेकिन यहां हमने देख रहा कि पीड़ितों को यहाँ जो है न्याय नहीं मिला, क्योंकि विस्फोट में मारे गए, जो अभी मैम ने कहा कि एक मासूम सी बच्ची थी, विस्फोट में जो भी मारे गए उन परिवार को अभी तक जवाब नहीं मिला कि असली दोषी कौन है। अब इसमें असली दोषी कौन है यह पता नहीं चल रहा, लेकिन कोर्ट बोल रही है कि हाँ ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट प्रूव हो गया है। यह कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि ब्लास्ट प्रूव हो चुका है। लेकिन इस तरह रिहाई का संदेश देना, इसका मैसेज क्या जाएगा? क्या इससे आतंकवाद के मामलों में हल्के में लिया जाएगा? क्या यह अन्य मामलों में भी जांच की लापरवाही को बढ़ावा देगा? इधर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को इसलिए स्टे देता है, एनआईए कहती है क्या यह फैसला हमारे लिए दूसरे जो हमारे एटीएस की ये चल रहे उनके लिए ये साइटेशन हो जाएगा, इसलिए इसको रोक दी जाए। हम जो है इसमें के आरोपी उनको अटक करना ही बोल रहे, यानी इतना इमीडिएट साइटेशन हो जाएगा हाईकोर्ट का कि ये एटीएस वाले या एनआईए वाले किस तरह से तपास करते। इसलिए वहां पे उसको रोकने के लिए हम इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट गए और आज ये जजमेंट आने को 31 तारीख से लेकर आज 8 तारीख आ गई, 9 तारीख आ गई, लेकिन अभी तक हमने साधा उसमें पहल नहीं की हाईकोर्ट में जाने की, क्या इसको इस जजमेंट के खिलाफ हमको अपील में जाना। इस तरह से ये जो आ रहा है, तो अब इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि न्याय कब तक अधूरा है। अब न्याय, निर्दोष को सजा मिले और दोषी छूट जाए, यह हमारा कायदा नहीं मानता। इसलिए सिर्फ रिहाई नहीं, यानी छूटना नहीं, बल्कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। और सच्चाई सामने आने के लिए पूरी के पूरी एनजीओज ने इस पर डटे रहना चाहिए। ओनली फॉर नॉट अल्पसंख्यक, इसमें सभी धर्म के लोगों ने आगे आके इसको लड़ना चाहिए। जैसा हमारे रवीश कुमार हो, हमारे तिलके साहब हो, जो कुछ इसमें लड़ रहे हैं उनको भी सपोर्ट होना चाहिए। जांच व्यवस्था में खास करके जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है उसमें सच्चाई भविष्य का समाधान नहीं है, इसलिए उसमें सुधार होना चाहिए कि एनआईए या एटीएस इस तरह से अगर तपास करती है तो इसको कैसा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ चल रहे, हमारे लोग आसमान में जा रहे, वहां से हम कुछ पढ़ाई कर रहे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक हम इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उसको हाउ टू पुट अप बिफोर द कोर्ट, ये हम नहीं कर पा रहे। इसका फायदा मुस्लिमों को हो रहा है। मौत तो हो रही है, बम ब्लास्ट हो रहा है, लेकिन सच्चे लोगों को, अच्छे लोगों को पकड़ के, जो गुंडा है, जो मवाली है, जो ये कर रहे, उनको छोड़ा जा रहा है।
इसके लिए हम यही चाहेंगे आज आपके माध्यम से भी, क्या इसमें यही लग रहा है कि मालेगांव बम ब्लास्ट की ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारी सरकार ने या फिर थर्ड पर्सन जो भी हो इंटरविनर ने इमीडिएट कोर्ट में जाना चाहिए ताकि लोगों के सामने ये आए, यही आज की जरूरत है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपने तासुरात बयान किए। मैं करीम सालार साहब आप तक जानना चाहूँगा, 3 मिनट में मैं चाहूँगा कि जी आप अपनी बात रखें। ये लास्ट सेशन रहेगा हमारा, फिर जी इसके बाद हम प्रोग्राम को इख्तिताम की ओर ले जाएंगे। आप अपनी बात रखें। मेरा एक सवाल जी ये है कि जिस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट, मुंबई बम ब्लास्ट के जो फैसला आया था कोर्ट का, मुंबई हाई कोर्ट का फैसला आया था, उस फैसले के बाद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मुंबई अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ ने और भी बहुत सारे नेताओं ने यह कहा था कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको चैलेंज करने के लिए। लेकिन क्या जी ये फैसला आने के बाद किसी पक्ष के नेता का ये फैसला आया है कि अब हम मुंबई हाई कोर्ट जाएंगे या उच्च न्यायालय में जाएंगे इस फैसले को चैलेंज करने में? क्या कहेंगे आप? इस फैसले को तो चैलेंज करना चाहिए, और मैं तो समझता हूं कि ये हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। जी उसकी वजह है कि हुकूमत ने अवाम के दिल में जो सवाल है उसको दूर करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही इसको जो है तो दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। लेकिन मैंने वहां के एक लोकल वकील साहब जो इस केस के अंदर शामिल है जी उनका बयान सुना कि अगर हुकूमत नहीं जाती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और उज्जवल निकम साहब जो अभी नए नए सांसद बने हैं, जी उन्होंने भी अपने एक बयान में कहा कि अगर गवर्नमेंट नहीं जाती है तो अफेक्टेड पर्सन भी सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके ऊपर अपना अपील कर सकते हैं, पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। तो ये तय है इंशाअल्लाह कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लोगों के दिल में किस तरीके से आप एक एक तहफ्फुज़ का जज्बा किस तरीके से आएगा। आज की हुकूमत में, खास तौर से हमारी रियासत में और हिंदुस्तान के कुछ रियासतों में जिस तरीके से स्टेटमेंट आते हैं कि जो संविधान की कसम खा के कहते हैं कि हम इसकी यकजहती को और संविधान की गरिमा को संभालेंगे, आज वो मस्जिदों से निकालने की बात करते हैं, कोई उन पर एक्शन नहीं होती है। हमने गवर्नर साहब के पास में भी इसकी कंप्लेंट की है, बल्कि उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये चीजें जो चल रही है ये अच्छी नहीं है। इस मुल्क के अंदर, रियासत में अंदर, गांव गांव के अंदर अगर आप मुनाफरत के बीज बोएंगे तो उसके नतीजे क्या निकलेंगे। हमारा घर भी आज तुम्हारी जद में है, कल पड़ोस का भी घर जद में आएगा। अच्छा माहौल बनाने की जिम्मेदारी ये तो रियासत के जिम्मेदारों की होती है, उनको राजधर्म निभाना चाहिए। क्या यह सबूत काफी नहीं है? क्या एनआईए कोर्ट को यह नहीं लगा कि एडवोकेट रोहिणी ने यह बयान दिया पूरे स्टेटमेंट और पूरी हिम्मत के साथ कि मुझ पर इस केस के अंदर मुलजिमों को नरमी के साथ बरतने का जो है तो ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ये बयान देने के बाद में हुकूमत ने उनको हटा दिया। मैं तो कहता हूं इसी प्रूफ के ऊपर कोर्ट ने फैसला देना चाहिए कि ये तमाम मुजरिमों को फांसी के तख्ते पे लटकाया जाए। एक सरकारी वकील जो पैरवी कर रही है उसका यह स्टेटमेंट आता है कि मुझ पर दबाव है। व्हाट डज इट मीन? इससे बड़ा आपको प्रूफ क्या चाहिए? छोड़िए सारे फॉरेंसिक और ये सब। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर मर्डर होता है और किसी ने वीडियो बनाया है उसको भी विटनेस माना जा रहा है, लेकिन इनको ये विटनेस मानने को तैयार नहीं है। तो ये सब केस का जो मामला आया है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं दिशाभूल करने के लिए दिए जा रहे हैं कि सबूतों के अभाव ही इनको छोड़ दिया गया, सबूतों के ना मिलने पर छोड़ दिया गया। गलत। एटीएस के बनाए हुए तमाम एकदम परफेक्ट सबूतों को मिटाया गया, उनको दबा दिया गया, उनको हटा दिया गया, मौकों का हटा दिया गया। ये तमाम एक प्लानिंग के तहत है। ये दिलों के सवाल दूर करना हुकूमत को खुद चाहिए कि खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको ले जाकर लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी करे, वरना उनको शर्मिंदगी होगी। जब प्राइवेट जो मजलूमीन है उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाया जाएगा और वहां जब फैसला आएगा तो हुकूमत का मुंह काला ना हो, लिहाजा हुकूमत खुद पहल करे। अगर मैं ये कहूं तो मैं समझता हूं कि इस केस का जो कुछ भी मामला आएगा इंशाअल्लाह वो सामने आएगा। ये सारी चीजें सबको आंखों देख के चल रही है, ज्यादा हमको बोलने की जरूरत नहीं है। एक सिटीजन ऑफ इंडिया, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम ये कहते हैं कि जो कोर्ट ने भी कहा, हर कोर्ट ने कहा, हर कोई कह रहा है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आप डायरेक्ट इस्लामिक टेररिस्ट बोल के बात करते हैं। हमने तो कभी हिंदू टेररिस्ट की बात नहीं की। क्या एक हिंदू अतीमनन
या एक प्रज्ञा साध्वी या एक कर्नल पुरोहित, इनके नाम अगर कोई बम ब्लास्ट केस में आते हैं, किसी मुस्लिम ने नहीं कहा कि ये हिंदुत्ववादी और ये जो है तो मतलब टेररिस्ट है, सही बात है, सही बात मतलब है, कोई नहीं होता। हाँ, आप इंसानियत के लिए काम कीजिए। अगर इस देश के अंदर आप चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको हम गुरु पिता कहते हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं, खून खराबे से नहीं बनेगा, मोहब्बत की जबान से भरेगा, एक दूसरे के विश्वास से भरेगा। अब भी कम से कम हम नहीं जागे तो याद रखिए, इस मुल्क के अंदर न तरक्की हो पाएगी, न हम दुनिया के जगत गुरु बन पाएंगे। ये सबका मैसेज साथ सबका मैं आपके विकास हो, जरिए से सबका देना साथ चाहता सबका विकास हो, जुमलेबाजी ना हो। हूं। तब वो विकास नाम का आदमी पैदा ही नहीं हो रहा है, वो जाने दीजिए। मैं खुद मैं तो 2014 से कहता हूं देख रहा हूं। विकास कम हुआ तो चलेगा। सिराज साहब, दो दो डेवलपमेंट के काम हुए चलेगा, दो गटरे कम बनी चलेगा, दो रास्ते नहीं बने चलेगा, दो बिल्डिंगें नहीं बनी चलेगा, लेकिन दिलों को मत तोड़ो। अगर दिल टूट गया तो फिर ये देश को आप एकता के ऊपर लाने में हजारों बरस लगेंगे। हमारे पुरखों ने इस देश को कुर्बानी देके जो लाया है, बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम आप वैसी कुर्बानी नहीं दे सकते। खुदारा अमन और चैन से रहने के लिए माहौल फराहम कीजिए, लोगों में तहफ्फुज़ का जज्बा पैदा हो, वरना बारबेरियन कल्चर अगर हो गया तो उसके नताइज क्या होते हैं ये दुनिया जानती है। हम दुआ करते हैं हमारे देश को किसी की नजर न लगे, आमीन आमीन। और इस चंद लोगों की वजह से न कोई मजहब खराब होता है, न कोई धर्म खराब होता है। आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि धर्म हमको प्यार सिखाता है, बिल्कुल। नफरत नहीं। धर्म मजहब हमको नहीं मोहब्बत सिखाता आपस सिखाता में है, बैर रखना। अदावत नहीं। मजहब नहीं हिंदी सिखाता हम आपस में वतन है, बैर रखना। हिंदुस्तान। बिल्कुल बेशक बिल्कुल। बेशक बेशक चलिए, साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू बहुत वेरी मच शुक्रिया साहब। करीम साहब। मैं यहाँ पर अभी हमारे साथ शानहीन मैम की तरफ फिर से जाना चाहूंगा। मैम, आखिर में आप भी अपनी बात रखें, 3 मिनट का वक्त मैं आपको देता हूँ, अपनी बात रखें आप इस मौजू पे। सुप्रीम कोर्ट ने दी। एक तो ये कि बम ब्लास्ट हुआ, दूसरा ये कि ये माना गया कि जितने एक्यूज्ड थे वो स्ट्रांगली सस्पेक्टेड थे। जी तीसरा ये कि जो जनरल पुरोहित थे उन्होंने आरडीएक्स लेकर गए, ऐसा चार्जशीट में बताया गया था चतुर्वेदी के यहाँ, वहाँ सबूत मिले हैं कि वहाँ आरडीएक्स था। तो ये तीन बातें ऐसी हैं जिसके बाद अगर गवर्नमेंट जाती है, जो मुश्किल लगता है हालात की वजह से, क्योंकि आज महाराष्ट्र के सबसे बड़े ओहदे पे जो फायज हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने हुकूमत की एजेंसी के हार होने पे खुशी का इजहार किया, जो इंतहाई दुख की बात है। जी तो वो उन्होंने जो इजहार किया, इसके बाद अगर जमीयतुल उलमा या हम लोगों ने जो समझा है, अबू आसिम आजमी साहब से बात की है, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। दूसरा ये कि ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा कि एक जांच एजेंसी जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी होती है उससे 17 साल वो टाइम वेस्ट करती है। दूसरा ये कि वो नेग्लिजेंस इतना करती है कि वो जो बेसिक सबूत है वो जमा करने में नाकाम रहती है, तो उनके ऊपर कौन चार्जेस लगाएगा? ये भी सबसे ज़रूरी है कि उन्होंने गवर्नमेंट का पैसा खर्च किया, गवर्नमेंट का वक्त खर्च किया, और आखिर में ये बता ही नहीं पाए कि मुलजिम जो है वो मुजरिम थे ही नहीं। अगर वो नहीं थे तो कौन थे? दूसरा, हमारे साथ जब 31 जुलाई के दिन ये फैसला आया, यकीन जाने जब एक मजहब से आतंकवाद को जोड़ा जाता है, तो बॉम्बे ट्रेन के मामले में जो लोग रिहा हुए, तो किसी हमारे शहर में या अक्सरियत में हम लोग हैं यहाँ मुसलमान, हमने किसी खुशी का इजहार नहीं किया। हम इस बात के दुखी थे कि भाई अगर ये बेगुनाह थे तो इतने साल जेल में क्यों रहे। लेकिन जब मालेगांव बम ब्लास्ट का फैसला आया, इसके बाद मालेगांव शहर के मगरिबी इलाके में बहुत बड़ा इन्होंने जश्न मनाया। मैं ये नहीं मानती वो किसी जात से ताल्लुक रखने वाले लोग होंगे, मैं ये मानती हूँ कि ये समाज के नासूर हैं जो लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। इतना इन्होंने जुलूस निकाला, उनकी फोटो एक्यूज्ड की लगाई और ऐसा बताया कि ये आज जश्न का दिन है, जबकि अगर कोर्ट कहती है कि ये हमको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर स्ट्रांगली शक है, तो मैं ये मानती हूँ जो छूटने वाले हैं वो लीगल प्रोसीजर से वो लोग छूटे हैं, लेकिन मॉरली वो बेगुनाह नहीं, ये मानना चाहिए। मैंने बचपन से मेरे वालिद से सुना कि महाराष्ट्र इतना डेवलप्ड क्यों है दूसरी स्टेट के बजाय, तो मेरे वालिद ये कहते थे कि भाई यहाँ जो है अमन पसंद लोगों की मेंटेलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल।
हर अमन पसंद इलाके में ही लोग अपना सरमायादारी करना चाहता है और वहीं मजदूर भी आते हैं, इसीलिए रोजगार के लिए दूसरी स्टेट से लोग महाराष्ट्र में आते हैं। सही है। अगर महाराष्ट्र में भी इस तरह की हरकतें होगी कि पार्शलिटी से काम होगा, जात, और जो हम दूसरे यूपी की तरह महाराष्ट्र नहीं था, यहाँ बहुत शांति हुआ करती थी, यहाँ के लोग ही शांतता पसंद है। लेकिन मुख्यमंत्री अगर इस तरह के बयान कहेंगे, सत्य में वो जयते कहेंगे, तो यकीनन मैं मानती हूँ कि महाराष्ट्र की मईशत को बहुत बड़ा खतरा ये सारे समाज अनासिरों से होने वाला है, जिसकी वजह से हम पिछड़ी हुई रियासत में शामिल हो जाएंगे। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। फारूक साहब, आप भी 3 मिनट में अपनी बात रखें। मैं, दोनों ने तो बहुत अच्छी बात रख दी। मैं आखिर में दोनों की तरफ से आया कि जात, धर्म, संविधान, भारतीय न्याय संहिता, मैं इतना ही कहूंगा कि संविधान में आतंकवाद शब्द को सीधा सीधा कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन संविधान का जो मूल उद्देश्य है उसमें लिखा है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जो आतंकवाद से पूरी तरह नष्ट होता है। अनुच्छेद 21 यानी 21 आर्टिकल हमको ये बताता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अब ब्लास्ट जैसी घटनाएं अगर घटती है तो इसका मूलभूत अधिकार का सीधा उल्लंघन होता है। राज्य का, स्टेट का, सेंट्रल का ये कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को आतंक और हिंसा की सुरक्षा दे, क्योंकि हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्ष संविधान होने की वजह से भारत में किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर आतंकवादी कहना असंवैधानिक है। बिल्कुल सही। जो अभी हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इस्लामिक टेररिज्म, जबकि हमने आज तक कोई भी, किसी भी इंसान ने हिंदू टेररिज्म ये शब्द नहीं वापरा। सही है। आतंकवादी को उसके कार्य से पहचाना जाना चाहिए, ना कि उसके धर्म से। सही बात है। धर्म से जोड़ने के दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं आज सिराज भाई? धर्म से जोड़ने के दुष्परिणाम, जो छोटे छोटे गांव है वहां पे समाज में घृणा, विभाजन, कट्टरता पैदा हो रही सही है। है। हमारे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को रोज फोन आते हैं कि आज यहाँ पे ये हुआ, वहां पे ये हुआ। निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाता है। सिर्फ टोपी पहना है, गाड़ी है, तो उसको निशाना बनाया जाता है। ये उस एक सेकंड रोकना चाहूंगा। ट्विटर पे कल परसों एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था। एक फ्लाइट में आदमी सफर कर रहा था, वो फ्लाइट चालू होने से पहले वो डर गया, सिर्फ उसको इसीलिए एक व्यक्ति ने लाफा मारा क्योंकि वो टोपी पहना हुआ था। टोपी पहना था, यही है सिराज भाई। ये तो हम तो ना रेल में महफूज है, ना ट्रेन में महफूज है, ना बस में महफूज है, ना गलियारों में महफूज है। अल्लाह के सिवा हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर भी संविधान है, और संविधान के बेस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम इंडिया में कम से कम ये संविधान इतना स्ट्रांग है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा, वो बेस पे हम यहाँ पे। इसलिए मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि आतंकवाद का संबंध जो है वो राजनीति से है, ताकत और सत्ता से होता है। आतंकवाद का कोई मकसद धर्म नहीं है। डर फैलाकर, आपने जो अभी उन्हें फ्लाइट में फाइट मारा, वो डर फैलाकर अपने लक्ष्य को वो हासिल करना चाहते। विकास का कोई काम नहीं। ताला साहब ने बहुत अच्छी काम कि 2-4 काम विकास के नहीं होंगे चलेगा, लेकिन आज जो डर हमारे अल्पसंख्यकों के दिमागों में भरा जा रहा है, यही करते जा रहा है। वे धर्म का नाम सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते। इसलिए आतंकवादी को आतंकी कहे, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई आतंकी कहना गलत है। समाज को एकजुट रखे ताकि आतंकवाद की सोच को पनपने का मौका ना मिले। शिक्षा, न्याय और सच्ची जानकारी इसका समाधान है। धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आतंकवाद इंसानियत का दुश्मन है, धर्म का नहीं। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमको अभी भी वक्त है कि हम हमारे संविधान और हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा न्याय संहिता के साथ इनसे लड़े, इनसे डरे ना, और इनका हमेशा मुकाबला करे। मुकाबले से मुराद ये नहीं कि रास्ते पे आके मुकाबला करे। इन्होंने जो भी किया तो हम इमीडिएट जाकर उसकी कंप्लेंट करें, इमीडिएट जाके हायर अथॉरिटी को लिखे, इमीडिएट जाके कहे। ये ना कहे कि जाने दे, छोटी सी बात है। ये छोटी छोटी बात करके बड़ी होती है। आज अगर हमारे पास 1-2 एनसी रही, 1-2 कंप्लेंट रही, 1-2 दखल पात्र गुनहगार आया, तो हम उसको जाके बोल सकते कि साहब इसको तुम तड़ीपार का लगाओ, साहब इसको मको का लगाओ, साहब इसने ऐसा किया। लेकिन आज हमारे पास सबसे बड़ा अगर ये है कि हम कहीं पर भी, हमारे बच्चों को मारा जाता, पीटा जाता, मॉब लिंचिंग होती है, लेकिन हम कंप्लेंट करने में बहुत पीछे रहते हैं।
यही होता है कि एक्ट को रिएक्ट होगा, अपन कंप्लेंट करेंगे तो वो कंप्लेंट करेंगे, अब क्रॉस कंप्लेंट हो जाएगी, उनके 2 पकड़े जाएंगे तो अपने 10 उठाए जाएंगे। लेकिन ये कब तक चलेगा सिराज भाई? इसके लिए हिंदुस्तान के माध्यम से आप बोलना चाहूंगा कि हम मुसलमानों ने खास करके अपने दिल से डर निकाल लेना चाहिए, सिर्फ खौफ खुदा रखना चाहिए और संविधान और कायदे के तहत हमने हमारी जवाबदारी निभाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया साहब, मैं आपने अपनी बात बहुत ही जामे अंदाज में रखी। मैं हमारे सभी पैनलिस्ट का एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। आप सब यहाँ पर आए, मेरे आमंत्रित पर आपने यहाँ पर आकर आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अपने विचार आप लोगों ने व्यक्त किए। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले किसी और प्रोग्राम में मैं फिर जब आपको मधु करूँ तो आप इसी तरह से मेरी कॉल पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर आएंगे और अपने तासुरात हमारी जनता के सामने ज़रूर बयान करेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं इस प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा कि सुरक्षित रहना है, सतर्क रहना है और डर, जिस तरह से हमारे गेस्ट ने कहा है कि डर हमारे दिल से निकालना है। डर सिर्फ हमें अल्लाह का रखना है और हमारे कुरान के बाद हमें इस देश में रहते हुए संविधान पर भरोसा रखना है कि जब तक बाबा साहब का संविधान इस देश में है, इस देश में रहने वाला, वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अपना सर उठाकर इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी कमा सकता है, खा सकता है और रह सकता है। ये बाबा साहब का संविधान हमें बताता है। बस एक शेर के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, रात इंदौरी ने कहा था कि लगे कि आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यहाँ रहने वाला हर मुसलमान, हर सिख, हर सिंधी, हर कोई चाहे जिसी भी जाति का हो, वो सबको भारत में रहने का अधिकार है। अपनी जाति, अपने समाज का प्रचार करने का उसको हक है, अपनी बात को कहने का उसको हक है। ये चीज़ हमें हमारा संविधान कहता है। बस इन्हीं बातों के साथ इस प्रोग्राम को हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।